हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। हमारे बॉडी में जो भी जॉइंट्स होते हैं, खास करके शोल्डर जॉइंट्स है या नी जॉइंट्स है या व्रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सभी जॉइंट्स की वजह से हमारी जो मूवमेंट्स होती है वो काफ़ी इजी होती है और जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब ये जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है तो हमारी लाइफ एक मिजरेबल हो जाती है। हमने नी जॉइंट के बारे में तो बात कर दी है, आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट, जो बहुत बोल सकते हैं कि उसकी बिना हमारी जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये शोल्डर पेन क्यों होता है और उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देवेश शाह, जो खुद एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। डॉक्टर देवेश, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर देवेश 6 साल से भी ज़्यादा ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। और जो आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, जो सर्जरी होती है और उनकी और भी स्पॉट्स वगैरह की जो भी इंजरी होती है और जॉइंट्स के सारे प्रॉब्लम्स की बहुत अच्छे से वो सर्जरी कर देते हैं और उनको हमने इनवाइट किया है। डॉक्टर देवेश, मैं पूछूंगा कि शोल्डर जॉइंट्स में तो बहुत सारे रीजन से ये पेन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमने सुना है कि फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन इसका कॉज है। तो क्या है ये फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर इतना कॉमन है कि हमारी ओपीडी में लगभग रोज के जो पेशेंट आते हैं उसमें से 5 से 10% को फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम्स में निकलता है। तो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली होता ये है कि अपना जो कंधा रहता है, तो कंधे को मूवमेंट करवाने के लिए जो गोला रहता है, तो गोले के आजू बाजू पकड़ने के लिए एक आवरण होता है जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में तकलीफ ये रहती है कि जो कैप्सूल आती है वो कैप्सूल सिकुड़ने लग जाती है। जैसे कि एक गुब्बारा ले लो, वो आजू बाजू में लपेट लो गोले के और वो गुब्बारा सिकुड़ जाए तो वो उसकी मूवमेंट को बहुत कम कर देता है। तो होता ये है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को कंधा घुमाने में तकलीफ पड़ती है, साथ ही साथ जो रोजिंदे काम करने हैं जैसे कि बाल बनाने हैं, कपड़े पहनने हैं, वो सब में कंधा इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ करती है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन का मतलब जो जमा हुआ है, ठीक है। तो फ्रोजन शोल्डर है ना, वो होता ये है कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है जेंट्स के कंपैरिजन में। तो मेन हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो 40 से 60 इयर्स की फीमेल पेशेंट्स होती है और जो टिपिकल यही कंप्लेन करेगी कि मुझे बाल बनाने में तकलीफ पड़ती है या तो फिर कपड़े पहनने में तकलीफ पड़ती है। तो मेन यही है कि जो बॉल होता है और उसमें सॉकेट्स और बॉल से ये जॉइंट्स बनता है और उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। तो आपने बताया कि फीमेल पेशेंट ज़्यादा होते हैं और 40 to 60 इयर्स के एज वाले भी ज़्यादा होते हैं। और कोई रीजन हो सकता है जिनको फ्रोजन शोल्डर, जैसे डायबिटीज और कोई लोगों को ये तो उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, मतलब कि जो बेसिक फ्रोजन शोल्डर, उसकी जगह पे अब सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर कुछ डिसीज होते हैं अपने शरीर में, उसकी वजह से भी आता है। और उसमें आपने जैसे बताया वैसे डायबिटीज बहुत कॉमन है। जो डिसीज में रेशियो होता है उसमें से लगभग डायबिटीज वालों को 50 से 60% तक फ्रोजन शोल्डर होता ही है। और साथ ही साथ जैसे हाइपोथायरॉयड है, दिमागी कुछ रोग है, जैसे चिंता वाला स्वभाव होता है किसी का, डिप्रेशन होता है, उन सब चीज़ों में भी फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ अगर आपकी हाथ में कोई सर्जरी हुई हो, उंगली में, कांधे में या कोहनी में, तो उस पेशेंट में भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, तो ज़्यादातर हमें कहीं पर भी पेन होता है डॉक्टर देवेश, तो हम या तो गर्म पानी से ये करते हैं, हॉट वाटर बैग अप्लाई करते हैं या तो कोल्ड वाटर बैग अप्लाई करते हैं। कुछ लोग फ्रिज में से प्लेट निकाल के रखते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं, उसमें क्या पेशेंट को करना चाहिए? फ्रोजन शोल्डर का पैथोलॉजी यही रहता है कि जो अंदर की कैप्सूल होती है उसमें सूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो इनिशियल इसमें है ना 3 स्टेज आएंगे। जैसे पहला होता है 6 महीने का पीरियड तकरीबन, तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं जो फ्रीजिंग स्टेज। तो जिस टाइम पे कंधा जम रहा है उस टाइम पे तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। पेन को कम करने के लिए या तो बर्फ़ की शिकाई भी कर सकते हो इनिशियली स्टेज पे, या तो फिर रात को सोने से 10 मिनट पहले गर्म पानी की थैली से शिकाई करनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स है।
इसमें काफी लोगों को ये रहता है कि बर्फ की करनी चाहिए या गर्म पानी की, तो उसमें हॉट एंड कोल्ड मोडालिटीज दोनों ही काम करती है। ठीक ओके। है, बट जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे कोल्ड मोडालिटी काम करना बंद कर देती है, फिर सिर्फ हम्म। गर्म पानी की सिकाई से ही फायदा होगा। तो शुरू में कोल्ड और हॉट दोनों काम करेगा, लेकिन बाद में सिर्फ हाँ, हॉट सिर्फ हॉट वार्म वाटर, सिर्फ हॉट वाटर से ही आप काम वो फायदा कर रहेगा। सकते हैं। और क्या कर ट्रीटमेंट है उसकी, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? हाँ, तो इनिशियली स्टेज में जब पेशेंट आता है तो उसका मेन ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो टोटली अपना फिजियोथेरेपी के बेस पे ही डिपेंड रहता है, मतलब अपने को कसरत पे ही मदद रखना है इसकी ट्रीटमेंट का। पेशेंट को होता यह है कि जैसे जैसे कैप्सूल सिकुड़ने लग जाती है वैसे कंधा ऊपर होना बंद कर देता है, तो अपने को वो कैप्सूल को कहीं ना कहीं तोड़ के फिर से उसकी मूवमेंट गेन करना अपना प्रिंसिपल रहता है। पेशेंट भले ही तकलीफ में हो कितनी भी, लेकिन उसको कसरत कभी नहीं छोड़नी। अगर तकलीफ दर्द की वजह से कसरत नहीं कर पाते तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट रहती है, जैसे कि हम कंधे के अंदर इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड का, साथ ही साथ लोकल एनाल्जेसिक का, कि वो सूजन को काफ़ी कम कर देती है जिससे कि कसरत में फ़ायदा हो। वो इंजेक्शन है वो इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो कसरत में फ़ायदा करवाएगी इसके लिए दिया जाता है। वैसे ही अपने जो गोला होता है उसके अंदर पानी होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, तो उसका एक आर्टिफिशियल डेरिवेटिव हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन आता है, वो लगाने के बाद भी पेशेंट को काफ़ी हद तक मदद मिलती है कि वो चिकना पदार्थ रहता है, तो जैसे अपना कुछ जम जाता है तो हम लुब्रिकेट करते हैं, बस सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे वो इंजेक्शन भी काम करता है। ऑयलिंग करते हैं हम। ऑयलिंग करते हैं। ओके, तो मेन यही है कि कोई भी ट्रीटमेंट करो, लेकिन एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। बहुत एक्सरसाइज बड़ा बिना, रोल। हाँ, तो एक्सरसाइज क्या पेशेंट को अपने घर ही करना चाहिए या फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके करना चाहिए? इसके लिए फिजियोथेरापिस्ट है वो वेल डिजाइन एक प्रोटोकॉल रहता है कि इनिशियल स्टेज पे वो सिखाते हैं कि वो खुद करेंगे कसरत, पेशेंट को नहीं करनी होती। फिर धीरे धीरे वो पेशेंट के ऊपर कसरत का भार रखते हैं कि अब आप खुद करिए जैसे जैसे हम सिखाते हैं वैसे। तो इनिशियल स्टेज में पेशेंट खुद नहीं कर पाएगा तब फिजियोथेरापिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जब वो करने लग जाते हैं उसके बाद में पेशेंट खुद कर सकते हैं। और ये डायग्नोसिस कैसे, सॉरी सॉरी, आप नहीं, बताइए। नहीं, मैं कह रहा था कि जो अपना जो डिसीज है वो अगर 1.5 से 2 महीना तकरीबन मिनिमम चलता है, अगर ट्रीटमेंट ना भी करो तो 2 साल के बाद वो कम धीरे धीरे कम होने लगता है उसकी असर, और वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सिवाय आपके पीछे कहीं ना कहीं डायबिटीज छुपा है, थायराइड छुपा है, तो वो डिसीज रिजॉल्व नहीं करता, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डायग्नोसिस कैसे होता है, मतलब सिर्फ हिस्ट्री पर से या पेशेंट को देख के ही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को पता चल जाता है, कि और भी कुछ आप एक्सरे या एमआरआई वगैरह की भी नहीं, हेल्प इसमें लेते हैं? एक्सरे का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। सिर्फ एक्सरे हम लोग ये रूल आउट करने के लिए देखते हैं कहीं ना कहीं उनके गोले में घिसाव तो चालू नहीं हो गया। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस इसमें मेन रहता है कि जो शोल्डर की मूवमेंट है वो कम हो जाती है, और इसका मेन पेन होता है ना वो रात को होता है। जब पेशेंट सोने जाता है तब उससे आधे 1 घंटे पहले दर्द चालू हो जाता है और रात को सो नहीं पाता, उसकी नींद पूरी नहीं होती। बस ये सुन के ही पता लग जाता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है, सिवाय तो कि उसको कहीं चोट लगी हो, कहीं गिर गया हो, वो अलग बात हो गई। तो ये मेन सिम्टम्स है कि सोने जाने से पहले ही दर्द शुरू हो जाए तो वो हाँ, फ्रोजन शोल्डर का आप डायग्नोस कर सकते परफेक्ट। हैं। और इसी टाइम पे अगर गर्म पानी की सिकाई करने से दर्द कम भी होता है तो हम्म। वो दी डायग्नोसिस। तो दर्शक भी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब ने बताया है कि सोने जाने से पहले अगर पेन हो, और वो पेन अगर वार्म वाटर से या तो गर्म शिकाई से अच्छा हो, तो वो फ्रोजन शोल्डर का पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होती है साहब? कुछ दवाइयाँ ही होती है? आपने बोला वो इंजेक्शन, तो सिर्फ आपने बताया कि एक्सरसाइज पेशेंट कर पाए इसलिए होता है, और ट्रीटमेंट क्या हो सकती है इसकी? अगर एक्सरसाइज से पेशेंट ना कर पाए, अगर पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो हम दो मोडालिटीज़ रहती है। पहला तो हम लोग बेहोश करके पेशेंट का गोला पूरा मोबिलाइज कर लेते हैं, जिसको मोबिलाइजेशन अंडर एनेस्थेशिया बोला जाता है, कि जो पेशेंट नहीं कर पाते वो बेहोश करके हम लोग करके देते हैं उनको ऑपरेशन थिएटर में, कि पेशेंट को दर्द भी ना हो बेहोशी के अंदर और गोला पूरा रेंज ऑफ मोशन अचीव भी कर ले। फिर भी ये ट्रीटमेंट के बाद भी कसरत का
कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेशेंट की रहती है कि कसरत करनी ही है उनको, ठीक है। और इसके अलावा मोडालिटीज में ये है कि किसी चीज से नहीं होता तो फिर हम लोग दूरबीन से कैप्सूल को पूरी रिलीज कर देते हैं। तो दूरबीन का ऑपरेशन है वो उसका फाइनल ट्रीटमेंट है कि अगर किसी चीज से नहीं हो रहा तो फाइनली दूरबीन से करना पड़ता है। तो एक ऑपरेशन के बाद कितने टाइम में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है? मतलब ऑपरेशन के बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीना उनको कैप्सूल जो हमने काट के रखी होती है उसके हीलिंग में जाता है, लेकिन वो फेज के दौरान भी पेशेंट को एक्सरसाइज तो करनी ही करनी होती है और पेशेंट को 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअस एक प्रोटोकॉल रहता है कि कसरत उनको करवाते रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनको पेन नहीं होता। लेकिन जो पावर उनका गेन होना है उसका टाइम लगभग 6 महीने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से कंधे में कसरत वगैरह कुछ करवाई नहीं होती, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी आ जाती है स्नायु में, तो वो लाने में टाइम लग जाता है। तो ये डिसाइड कैसे करोगे कि पूरा कंधा घुमा देना है या रोटेट कर देना है या तो कैप्सूल कट करना है? वो डिसीजन आप किस तरह से लेते हैं? वो डिसीजन हम लोग यानी इसके लिए काफ़ी क्राइटेरिया रहते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह है कि जिसमें चांस है कि बार बार वो कंधा सिकुड़ने ही वाला है, तो हम लोग बेसिकली तुरंत उनको ऑपरेशन ही सजेस्ट करते हैं, फिर वो बेहोशी का नहीं समझाते। अगर उनके पीछे कोई डिसीज़ वगैरह ना हो और हमें लगता है कि सिर्फ एक बेहोश करने से ऑपरेशन की ज़रूरत इनको नहीं पड़ेगी और सिर्फ मोबिलाइज से आ जाएगा, तो वो उनको प्रायोरिटी इस तरीके से दी जाती है। बेहोश करके घुमाने से एक रिस्क ये भी रहता है कि फ्रैक्चर हो सकता है कंधे का। तो जिस पेशेंट के हड्डियाँ कमज़ोर है या तो फिर कोई ऐसे इतना रिजिड फ्रोजन शोल्डर रहता है कि देख के ही लगे कि बेहोश करने से भी नहीं हिलने वाला, उनमें हम लोग सीधा ही ऑपरेशन ही समझाते हैं, फिर उसमें चांस नहीं दिया जाता। ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है ओरल टैबलेट्स वगैरह से कि ऑपरेशन ये रास्ता है? नहीं, इसमें ओरल टैबलेट्स का कोई रोल नहीं है। ओरल टैबलेट्स सिर्फ ये काम करती है कि आपका पेन कंट्रोल करती है, बाकी इसमें कोई दवाई नहीं है। ओके, तो डॉक्टर देवेश, ये तो बात हुई फ्रोजन शोल्डर की, जो मेन कॉज है कि ज्यादातर कंधे के दर्द के पीछे फ्रोजन शोल्डर ही मेन डायग्नोसिस होता है। और क्या वजह हो सकती है? फ्रोजन शोल्डर के अलावा भी कोई ऐसे डिजीज है जिसमें कंधे का दर्द होता हो? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बिकॉज पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ना, वो सामने से डायग्नोसिस लेके आते हैं कि सब फ्रोजन शोल्डर हो गया, दर्द हो रहा है। हम लोग उनको बताते हैं कि हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। तो होता ये है कि कंधे के अंदर बहुत सारी ऐसी तकलीफें रहती है जो उसके क्लिनिकल सिम्टम सेम रहते हैं फ्रोजन शोल्डर के। तो उसमें से एक होता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, कि जिसके अंदर ये जो हड्डी ऊपर आती है जिसको हम लोग एक्रोमियन बोलते हैं, तो एक्रोमियन कहीं ना कहीं नीचे बढ़ जाता है, तो वो इसके ऊपर जो कंधे के मूवमेंट के स्नायु होते हैं उस पर चुभता रहता है। ठीक है, तो कंधा ऊपर बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ वो अड़ जाता है। तो उसको हम लोग इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अलावा आगे से एक स्नायु जाता है जो बाइसेप्स होता है, उसके स्नायु में कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, तो बाइसेप्स टेंडिनाइटिस की तरीके से वो बिहेव करता है। गोले के अंदर अगर संधिवा है या गठियावा है आपको, तो भी अंदर सूजन आ जाती है, रसोड़ी बन जाती है। या तो फिर जो आपका गोला है उसके अंदर घिसाव चालू हो जाए, तब भी ये हो सकता है। जो कंधे की मूवमेंट के स्नायु आते हैं जिसे हम रोटेटर कफ बोलते हैं, तो रोटेटर कफ की इंजरी होती है तो भी ये तकलीफ होने ही वाली है कहीं ना कहीं। और इन सब के पीछे कभी ना कभी फ्रोजन शोल्डर छिपा ही रहता है। तो बेसिकली उसका क्या कॉज है वो जान के फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमारे लिए एमआरआई बहुत काम आता है। तो पहले आप डायग्नोसिस करोगे कि एग्जैक्टली क्या है, एमआरआई की वजह से बाद में उसकी ट्रीटमेंट करोगे। ट्रीटमेंट करते हैं। एक और फ्रोजन शोल्डर के बारे में पूछना था कि एक बार ऑपरेशन कर दिया तो फिर वो पेशेंट को बाद में लाइफ लॉन्ग ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसको? और दूसरे 2 शोल्डर है तो दूसरे शोल्डर का क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न फिर से पूछा आपने कि फ्रोजन शोल्डर होता है जब एक कंधे में होता है तब उसके दूसरे कंधे में होने के चांसेस तकरीबन 80 से 90% तक होते हैं। मतलब जिसको एक बाजू होगा उसको दूसरे बाजू होना ऑलमोस्ट नक्की है। तो एक बाजू कसरत नहीं करते कभी भी, फ्रोजन शोल्डर की कसरत दोनों ही बाजू की जाती है कि जिससे दूसरे कंधे में भी अगर तकलीफ होने वाली हो तो उससे बचा जा सके।
ओके, तो आपको यही समझ लेना है कि एक आया है तो दूसरी साइड उसकी आने ट्रीटमेंट आने वाली है, तो आपको पहले से ही उस पे ध्यान देना है। और डॉक्टर साहब ने बताया इस तरह से एक्सरसाइज का बहुत अहम रोल है, तो उसकी एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी है, तो ही आप फ्रोज़न शोल्डर से हो सके इतना जल्दी छुटकारा पा सकोगे। और डॉक्टर साहब आप लास्ट में अंत में कुछ टिप्स या कुछ भी बताना चाहते हो शोल्डर पेन के बारे में, कोई भी आपका एक्सपीरियंस या कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो कोई भी बात? एक बात ये कहना चाहूँगा कि शोल्डर पेन है वो सर्वाइकल पेन के साथ भी मैनिफेस्ट करता रहता है। तो हाँ, शोल्डर पेन है वो सिर्फ कंधे से ही रिलेटेड है कि हाथ में खाली चढ़े, झंझनाहट हो, वैसी कोई तकलीफ है आपको ये बताना और आपके डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो गले के अंदर 5वें और 6ठे नंबर की नस दबती है, तब उसका जो दर्द होता है वो कहीं न कहीं कंधे और कोहनी तक ही जाता है और हाथ में भी रेडिएट करता है। तो वो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है कि ये आपके तकलीफ गले से है कि कंधे से है। क्योंकि दोनों की जो कंधे का और यहाँ का दर्द वो सेम रहता है। हुँ। तो ये सर्वाइकल का पेन भी हो सकता है, वो भी एक जानने वाली बात है। थैंक यू डॉक्टर देवेश, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शक मित्रों ने को आपने बहुत अच्छी लैंग्वेज में, जो आम आदमी भी समझ पाए ऐसी लैंग्वेज में बात किया। डॉक्टर देवेश यंग है, लेकिन अपने 6-7 साल की प्रैक्टिस में बहुत अच्छा नाम अपने ऑर्थोपेडिक फील्ड में, खास करके स्पोर्ट की इंजरी में अहमदाबाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने यहाँ हमारे साथ टाइम शेयर किया है। मैं आप सबकी वजह से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में भी अच्छी उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ हम ट्रीटमेंट से ज़्यादा डिजीज़ क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए और उसको कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, इसके लिए ज़्यादातर हमने ये बात रखी थी। थैंक यू डॉक्टर देवेश। थैंक यू।